हाँ, तो नमस्कार जी। कहते हैं बच्चों दुनिया में वो मत कीजिए जो आसान है, वो कीजिए जो ज़रूरी है। आपके लिए ज़रूरी ये है, संस्कृत के गद्यांश यहाँ से 13 अंक आते हैं। पता है, जहाँ पर हमारे अंक हैं वहाँ पर हमारा ध्यान नहीं जाता। अगर आप चाहते हैं 450 प्लस अंक लाना, तो आप क्या करें पता है? आप हिंदी और संस्कृत या नन हिंदी या उर्दू इन दोनों विषय में 95-95 नंबर ला लें। आपको कोई नहीं रोक सकता आपको 450 नंबर लाने से। आप सोचिए बस थोड़ा-सा गद्यांश आपको बनाना है, 13 नंबर यहाँ से मिलते हैं, पर आपको बनाने का सही तरीका मालूम होना चाहिए। बच्चों को क्या लगता है ना, अरे गद्यांश ही तो है, हम बना देंगे। पर पता है ये एक ऐसा चीज़ है ना, अगर 1 नंबर भी आपका कट रहा है ना, तो समझिए आपकी गलती से कट रहा है। क्योंकि यहाँ पर आपको पूरा दिया गया है कि आपको 13 नंबर में से 13 नंबर फिक्स आने चाहिए, है ना? बोर्ड परीक्षा में ऐसे बनाना है, नहीं यानी आपको सिर्फ बनाने का तरीका आना चाहिए। प्यारे बच्चों, मैं क्या कर रहा हूँ ना, मैं आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लास ले रहा हूँ। ऐसा नहीं कि आपको कुछ भी पढ़ा देता हूँ, कुछ फ़ायदा ना मिले। मैंने ऑब्जेक्टिव पूरा बुक से पढ़ा दिया, 40 नंबर वहाँ से आएंगे, 10 नंबर ग्रामर सेक्शन करवा देंगे, 50 में से 50 ऑब्जेक्टिव। उसके बाद मैंने एक वीडियो बनाया जिसमें मैंने आपको ये बताया कि किस तरह से आप 2 अंक के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे एग्जाम में। 16 में से 16 नंबर मिलेंगे, 50 और 16 कितना हो गया, 66 हो गए। और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 13 नंबर आपको कैसे लाना है। तो 66 और 13 यानी कि आपका 79 नंबर, 79 नंबर आ गया बस इस 3 क्लास से। उसके बाद मैंने एक अनुच्छेद के बारे में बताया कि 8 में से कोई एक अनुच्छेद पक्का रहेगा। एक अनुच्छेद वहाँ पर मिलेंगे 7 नंबर। तो अगर 7 जोड़ते हैं तो आपका यहाँ 86 नंबर हो गया बस यहाँ से। और वो है ना, अगर आप बोलोगे सर वीडियो कहाँ मिलेगा, तो इस वीडियो के नीचे प्लेलिस्ट में जाकर देखिए। पहला वीडियो मिलेगा ऑब्जेक्टिव बुक का, दूसरा मिलेगा आपको जिसमें मैंने बताया है कि किस तरह से, है ना, इस वीडियो को हम लगा देंगे। टोटल करके आप जहाँ तक मैंने वीडियो बना दिया उसको पढ़ के आप 86 नंबर ला सकते हो। बस वीडियो को अच्छे से देख लेना। ठीक है, आइए हम शुरू करते हैं। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि सही में गद्यांश कैसे बनाया जाता है। लोग कहते हैं सर मुझे आता है बनाने, मैं सच कहता हूँ आधे से अधिक बच्चों को बनाने नहीं आता है गद्यांश। ठीक है, आप इस वीडियो को पूरा देखें, दुनिया क्या कहती है उसको भूलिए। अगर आप दिशाओं क्लासेस के स्टूडेंट हैं तो अब आप जुड़ जाइए मेरे साथ, और जहाँ मैं आपको सिर्फ नंबर है ना, जहाँ जहाँ से आते हैं वहाँ से मैं सारा सेक्शन कवर करवा दूंगा। ठीक है, चलिए तो हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। आप इस वीडियो को पूरा देखना, मैं आपको सही तरीका बताऊंगा गद्यांश कैसे बनाते हैं, जो कि 13 में से 13 मिले, और उसके बाद आप घर जाकर के प्रैक्टिस करना जी। ठीक है ना, लव यू बच्चों। चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे ही आपका ऑब्जेक्टिव खत्म होता है, सबसे पहला क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम यही मिलता है कि अधोलिखित गद्यांशों को ध्यानपूर्वक पढ़कर उन पर आधारित प्रश्नों के उत्तर निर्देशानुसार दिए। यानी आपको यहाँ पर गद्यांश दिए गए हैं, इसके निर्देशानुसार आपको प्रश्न के उत्तर करने हैं। आइए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको अ नाम से एक गद्यांश मिलेगा, यानी कि ये गद्यांश है, और जिसमें आपको टोटल नंबर की संख्या मिलेगी। यहाँ देखेंगे एक अंक के प्रश्न में अगर यहाँ लिखना है तो 2 नंबर, पूर्ण वाक्य में लिखने पर एक एक प्रश्नों में 2-2 नंबर मिलता है, 2-2 4, 4 और 2 6, और एक आता है हमारा समुचित शीर्षक। तो 7 नंबर हमारे पहले गद्यांश से आता है। चाहे वो कितना आसान हो, कितना टफ हो, अगर वो नहीं बनाना है आपको तो इसके साथ में अथवा भी लगा होता है, तो आपके पास पूरा चॉइस होता है कि आप उसको छोड़ करके दूसरा बना सकते हैं। ठीक है ना। उसी प्रकार से नीचे भी एक गद्यांश दिया रहता है 6 नंबर का, तो टोटल 13 नंबर आता है बिहार बोर्ड का। अगर आप एग्जाम दे रहे हैं, मैट्रिक का एग्जाम, तो आप इस वीडियो को बिल्कुल ना छोड़ें, मेरी सलाह है आपको। ठीक है ना प्यारे बच्चों, 13 नंबर में से 13 लाना है आपको। आइए हम गद्यांश को पढ़ते हैं। अगर आप नहीं पढ़ने जानते संस्कृत, फिर भी आप गद्यांश को आराम से बना पाएंगे। आइए, सबसे पहले लिखा गया है कि भारते मतलब भारत में, सट मतलब 6, ऋतुवह मतलब ऋतु, संति मतलब हैं। भारत में कितने ऋतु हैं? 6 ऋतु हैं। तेषु मतलब उनमें, वसंतः मतलब बसंत, ऋतुराज कथ्यते है, बसंत को ऋतु का राजा कहा जाता है। चैत्रे मतलब चैत में, बैसाखे बैसाख में, है ना। चैत्रे बैसाखे चौमासे बसंत भवती, बसंत ऋतु कब आती है? चैत बैसाख में आती है। बसंते 2 प्रमुख उत्सव भवतः, और जब बसंत ऋतु आती है तो हमारे 2 प्रमुख उत्सव होते हैं। पहला होता है बसंतो, है ना, बसंतोत्सव, और दूसरा होली का उत्सव, है ना। यानी कि बसंत उत्सव भी होता है और होली भी होता है। कहते हैं कि बसंतो उत्सवे सर्वत्र मतलब हर जगह, प्रमादो मतलब उत्साह होता है, खुशी होता है, भवती चारों तरफ प्रमाद होता है, यानी वातावरण बहुत बढ़िया होता है। देखो, अगर आप किसी वर्ड का मतलब नहीं समझो ना, तो यहाँ पर मतलब समझने से कोई मतलब ऐसा नहीं कि कुछ अगर नहीं समझे तो क्वेश्चन नहीं बनेगा, फिर भी क्वेश्चन बनेगा। आप पूरा पढ़िए। कहते हैं नरह मतलब कि नर, नार्यश्च मतलब नारी, सर्वत्र मतलब हर जगह, गायंती ही नृत्य, है ना, नृत्यंती चह, कहते हैं हर जगह
नर और नारी क्या करते हैं, नृत्य ना गायंती मतलब गीत गाते हैं, और नृत्यंती च मतलब डांस करते हैं, यानी कि नाचते भी हैं। इस ऋतु में क्या होता है बसंत उत्सव में क्या होता है कि नर और नारी दोनों गाते हैं और नाचते हैं। आए कहते हैं, ये तो हो गया बसंत के बारे में। आपने जाना कि यहाँ पर 2 उत्सव होते हैं, पहले होते हैं बसंत उत्सव और दूसरा होते हैं होलिका उत्सव। अब देखते हैं होलिका के बारे में। कहते हैं कि होलिका उत्सव फाल्गुन मासस्य पूर्णिमायाम भवति, यानी होलिका जो उत्सव है वो फाल्गुन महीने के पूर्णिमा में होता है। कहते हैं हर्षति रेकेन नरहा, मतलब हर्षित होकर के, मतलब खुश होकर के, नरहा मतलब नर, नारियः मतलब नारी, युवान मतलब युवा, वृद्धा मतलब बूढ़े, बालकश्च मतलब बालक, प्रसन्ना भवति। कहते हैं कि होली उत्सव में नर, नारी, युवा, वृद्धा सब लोग प्रसन्न होते हैं। कहते हैं जनः मतलब लोग, परस्परम मतलब एक दूसरे को, रक्तवर्णम रक्तचूर्णम च प्रति प्रक्षिपन्ति, क्या लिखा है, प्रक्षिपन्ति, मतलब यहाँ क्या होते हैं कि एक दूसरे को, परस्परम मतलब एक दूसरे को, रक्तवर्णम मतलब कि क्या करते हैं, रंग छिड़कते हैं, रंग छिड़कते हैं होली में। कहते हैं कि द्वेषम मतलब द्वेष की भावना, जो अंदर में कुछ होता है ना, गुस्सा खटास होता है, विस्मृत्य मतलब उसे त्याग कर, सर्वे परम्परम सभी परस्परम मिलन्ति। कहते हैं इस त्यौहार में सभी द्वेष की भावना को भूलकर एक दूसरे से मिलते हैं। तो आपने ये गद्यांश को पढ़ा। अब आप बोलोगे कि सर अगर मुझे नहीं समझना आता तो क्या करते, फिर भी कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको बताता हूँ किस नियम से आप बना लेते। आइए अब हम देखते हैं इनके प्रश्नों को। सबसे पहले आपको बनाने का सही तरीका आना चाहिए। पहला प्रश्न पूछा गया है, आपने इस गद्यांश को समझ लिया ना, सर एक बार फिर से समझा दो। गद्यांश में लिखा है कि भारत में 6 ऋतुएं होती हैं, जिनमें बसंत ऋतु ऋतुओं का राजा है। चैत वैशाख मास में यह ऋतु आती है। बसंत में 2 प्रमुख उत्सव होते हैं, पहला बसंतोत्सव, दूसरा होलिका उत्सव। बसंत उत्सव में सभी लोग क्या होते हैं, आनंद से प्रमोद हो जाते हैं। और दूसरा कहते हैं कि नर नारी सर्वत्र गायंती नृत्य ग्रंथि, मतलब जब बसंत उत्सव में क्या होते हैं, लोग गीत गाते हैं और नाचते हैं। फिर होली के बारे में कहा गया, यह फाल्गुन महीने के पूर्णिमा महीना ये फाल्गुन मास के पूर्णिमा के दिन होता है। हर्षोत्करण मतलब हर्ष से, खुशी से, नर नारी युवा वृद्ध बालक से प्रसन्न होती, सभी लोग प्रसन्न रहते हैं। जना मतलब लोग, परस्परम रक्तवर्णम मतलब कि एक दूसरे पर रंग छिड़कते हैं, द्वेष की भावना को भूलकर वे एक दूसरे से मिल जाते हैं। आइए अब देखते हैं इनके प्रश्नों को। सबसे पहले बच्चों को ये पता नहीं होता सर उत्तर कैसे दें। देखिए आप जब भी एग्जाम देंगे तो पहला क्वेश्चन लिखा रहेगा एक पदेन उत्तर दें, मतलब आपको पहला जो है ना एक पद में उत्तर देना है, पूरा वाक्य नहीं लिखना है, एक ही मतलब एक वर्ड लिखना है बस। क्वेश्चन लिखा गया है कि ऋतु राजा क कथ्यते है, मतलब कि ऋतु राजा कौन कहलाते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पढ़ के देखो लिखा हो गया होगा ऋतु राजा। सर ये आप तो समझ गए कि यहाँ लिखा है ऋतु राजा कौन कहलाते हैं, लेकिन सर मैं कैसे समझूंगा। अच्छा आप नहीं समझोगे कोई दिक्कत नहीं, कम से कम ये तो आप समझ सकते हो ना कि ऋतुराज लिखा गया है, ऋतुराज कौन है। तो यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि तेषु बसंत ऋतुराज कथ्यते है, ऋतुराज कथ्यते, वहाँ खोजेंगे क्वेश्चन में भी मिलेगा और यहाँ पर भी। तो आपको बस एक वर्ड लिखना है बसंत, तो आपको एक लिखना है, ज़्यादा नहीं है ना। तो उत्तर अपने कॉपी में, ये आपकी कॉपी है मान लीजिए, तो कॉपी में यहाँ से आपका लकीर छुड़ा हुआ है, तो यहाँ लिखेंगे पहले हमारा गद्यांश बन रहा है तो ऊपर लिख देना मेरा बच्चा गद्यांश, और लिखने के बाद क्या लिखना है यहाँ पर प्रश्न संख्या हमारा 1 का गद्यांश नंबर बना रहे हैं और अ का रोमन नंबर 1, रोमन नंबर 1। फिर लिखना उत्तर, उत्तर लिखना क्या है बताइए, उत्तर लिखना है ऋतुराज कथ्यते, तो 1 का उत्तर है ना, हमारा उत्तर क्या होगा, तो सिर्फ लिखेंगे बसंतः, सिर्फ बसंतः लिखेंगे बस, कुछ नहीं, एक छोड़ करके, तब आपको नंबर पूरा मिलेगा, ठीक है, कुछ नहीं लिखना है। दूसरा देखिए के परस्परम रक्तचूर्णम प्रक्षिपन्ति, कहते हैं कि कौन है जो परस्पर है ना रक्त छिड़कते हैं, यानी कि मैंने क्या बोला, वो होली में रंग छिड़कते हैं, कौन। तो देखो यहाँ पर लिखा है ना जनः परस्परम रक्तवर्णम रक्तचूर्णम च प्रक्षिपन्ति, तो यहाँ पर लिखा है ना कौन करते हैं, कौन एक दूसरे पर रक्त छिड़कते हैं, तो गुरुजी एक दूसरे पर रक्त छिड़कते हैं कौन, तो जनः मतलब लोग, जनः मतलब लोग, तो लिखेंगे बस लिखना है जनः। क्या लिखना है यहाँ पर, सिर्फ हमें लिखना है कि जनः लिखना है बस, कुछ नहीं, इसका दे करके नंबर दे करके 1 का ख उत्तर, उत्तर लिखना है ज न लिखना है, बस हो जाएगा।
यस, देखिए कितना आसान है, 1 नंबर और 1 नंबर, 2 नंबर आपको मिल गए टोटल। अब आप देखिए, अब यहाँ ऊपर में दिया गया है आपको इंस्ट्रक्शन कि पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। अब आपको पूरा वाक्य लिखना है। कहते हैं कि बसंतो उत्सव सर्वत्र की भवती, बसंत उत्सव में सभी जगह, सर्वत्र मतलब सभी जगह, की भवती मतलब क्या होते हैं, आपको यहाँ लिखा गया होगा, आप पढ़ लीजिए। कहते हैं बसंत उत्सव में नारः नारश्च सर्वत्र गायन्ति नृत्यन्ति च, मतलब लोग क्या कहते हैं, लोग नृत्य गाते हैं और लोग गीत गाते हैं और नाच करते हैं। तो यहाँ से लेकर पूरा वाक्य लिखना है, पूरा वाक्य लिखना है, ठीक है ना। तो बसंत उत्सव में क्या होते हैं, तो हमें उत्तर लिखना है बसंत उत्सवे, लिख देंगे बसंत उत्सवे, जो मैंने वहाँ ऊपर पढ़ा वही लिखना है। बसंत उत्सवे नरः नार्यश्च, नार्यश्च जो करते हैं उसी को वहाँ से देख देख कर लिख देना है। बस यहाँ से आपको उतारना है, खाली देख देख के हो जाएगा बहुत अच्छे से। बस यहाँ से आपको जो है ना, यहाँ से यहाँ तक उतार देना है पूर्ण वाक्य, एक वाक्य में। यस सर, हो जाएगा। आगे आइए, लिखा गया है कि बसंतः कदा भवति, कहते हैं बसंत कदा मतलब कब होते हैं। तो यहाँ लिखा होगा ना बसंत कब होते हैं, सबसे ऊपर में लिखा है ना, ध्यान दीजिए। कहते हैं चैत्रे वैसाखे च मासे बसंत भवति, क्वेश्चन में जो बोला है उसी को खोजिएगा, यहाँ मिल जाएगा। देखिए, तो यहाँ से यहाँ पूरा वाक्य लिखना है, शुरू करेंगे यहाँ से ख़त्म करेंगे यहाँ तक, एक फुल स्टॉप तक आपको लिखना है पूरा, ठीक है। तो यहाँ पूर्ण वाक्य में जहाँ उत्तर देना है, यहाँ आपको मिलेंगे 2 और 2, 4 हो गए, ऊपर मिले 2, 6 हो गए। अब लिखा है कि अस्य गद्यांश एक समुचित शीर्षक लिखत, यानी इस गद्यांश का एक समुचित शीर्षक बताइए। तो आप मुझे बताइए कि इसमें किसके बारे में बोला गया है। सर इसमें तो ऋतु के बारे में कहा गया ना, इसमें अगर आप पढ़ेंगे ना तो ऋतु के बारे में कहा गया, बसंत ऋतु के बारे में कहा गया, नहीं कहा गया। मेन है कि बच्चों ऋतु के बारे में कहा गया है, उसमें बसंत ऋतु को ज़्यादा फोकस किया गया है। तो आप चाहें तो भारत की ऋतु ना, तो भारतस्य ऋतु लिख सकते हैं इसका जो है, या फिर आप बसंत ऋतु किसके बारे में बोला गया। इसमें अगर आप अक्सर देखें तो भारते षट् ऋतुः सन्ति, भारत में 6 ऋतु हैं, तेषु बसंत, यानी कि बसंत के बारे में ज़्यादा बोला गया, ऋतु तो है लेकिन उसमें बसंत। तो बस इसका लिखेंगे समुचित शीर्षक। तो शीर्षक कैसे लिखेंगे सर, शीर्षक लिखेंगे नंबर 3 दे करके, समुचित शीर्षक, समुचित, एग्जाम में ऐसे लिखना, ठीक है ना, समुचित शीर्षक लिख करके लिखना बसंतः ऋतु, ठीक है। अब देखो, कोई भी ऐसा नहीं है कि जो 7 में से आपका 1 नंबर काट ले, आपको 7 में से टोटल 7 नंबर मिलेंगे। देखिए कितनी खुशी की बात है कि पूरा फिजिक्स पढ़ करके आपको 8 नंबर मिलता है। यहाँ पर थोड़ा सा मेहनत कर लेते हैं बच्चों, हम ये कहना चाहते हैं थोड़ा सा मेहनत, तो आपको 7 में से 7 नंबर पक्के मिलेंगे। आइए अब आपको दिखाते हैं 6 नंबर और कैसे लिया जाए। एक गद्यांश तो हमारा 7 नंबर का हो गया, ये वाला ऊपर वाला। अब हम देखते हैं दूसरे गद्यांश को। आपके एग्जाम में बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में 2 गद्यांश पूछे जाते हैं। अब हम लोग बनाएंगे दूसरे गद्यांश को। तो दूसरा गद्यांश हमारा जो है वो लिखा गया नंबर 2 में, ठीक है ना। यहाँ से आएंगे 6 नंबर, ध्यान से देखिएगा इसको। कहते हैं कि लोके प्रायः एतद् दृश्यते यत् मनोहारी वचः हितकर न भवति। कहते हैं कि ऐसा देखा जाता है कि लोग मनोहारी वचन बोलते हैं, यानी मन को हरने वाले वचन बोलते हैं, परंतु वो हितकर नहीं होते हैं, परंतु वो आपके लिए अच्छे नहीं होते। कहते हैं हितकारी वचन तू कटु भवति। कहते हैं जो भी आपके हित की बात होगी ना वो बहुत कटु होगा। मैं आपको बोलूँगा कि आप नहीं पढ़ते हो इसलिए आप फेल करोगे। बताओ, ये आपके हित की बात है लेकिन कटु है, सुनने में खराब लगता है आपको, ठीक है ना। कहते हैं कि हितकारी है ना, हितकारी अवश्यस्तु अवश्यमेव पलायनम यतस्मिन् वचसी हित निहित भवति। लिखा गया है। सर ये ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है। मान लो कि आपने इसको पढ़ा और ये आपको ज़्यादा समझ में नहीं आया, मान लीजिए, ठीक है, तो आपके पास प्यारे बच्चों ऑप्शन है। ऐसे तो मुझे समझ में आया, मैं आपको समझा भी सकता हूँ। नीचे आओगे तो आपके पास ऑप्शन है, देखो यहाँ लिखा है अथवा। तो मैं जान करके आपको अथवा बता रहा हूँ ताकि आपको ये लगे कि हाँ सर अथवा कैसे बनाए। अगर मन करता है अथवा बनाने का तो बस लिखना है ब का अथवा। आपको एग्जाम हॉल में कॉपी में बस ये लिख देना है कि हम लोग बना रहे हैं ब, और ब्रैकेट में लिख देंगे ब का अथवा, लिख करके क्वेश्चन को हल करना सॉल्व करेंगे। तो हम लोग इसका बच्चों अथवा बनाएंगे, और अथवा बड़ा आसान है। तो आपको देखना है जो आसान हो उसको बनाना है, क्योंकि नंबर दोनों में सेम आएंगे। कहते हैं बच्चों कि परम देशस्य भक्तस्य, यानी कि देशस्य मतलब होता है देश का, भक्तस्य मतलब भक्त।
परम देशस्य भक्त मतलब देश के परम भक्त, महापुरुषस्य मतलब महापुरुष, जवाहरलाल नेहरू नाम को न जानाती मतलब कि परम भक्त महापुरुष पंडित जवाहरलाल नेहरू या जवाहरलाल नेहरू का नाम कौन नहीं जानता। कहते हैं यह मतलब यह याव जीवनम पूर्ण, यह याव जीवनम पूर्ण मतलब जीवन भर, स्वतंत्रता प्राप्त है मतलब स्वतंत्रता प्राप्त के लिए, पाश्चात्य तस्य रक्षणे महानतम प्रयत्न अकरोत्। कहते हैं उन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए और उसकी रक्षा के लिए महानतम मतलब महान, प्रयत्न मतलब कोशिश किया, है ना। उन्होंने देश की सुरक्षा के लिए और देश की स्वतंत्रता के लिए उन्होंने महान कोशिश किया। कहते हैं सह मतलब वह, भारतस्य मतलब भारत का, योग्य मतलब योग्य, प्रधानमंत्री आसित मतलब प्रधानमंत्री थे। कहते हैं कि सह मतलब वह, भारतम उन्नति पंथम प्राप्त्यतु सदा प्रयत्नशील अभवत। कहते हैं कि वह भारत को उन्नत बनाने के लिए सदा मतलब हमेशा प्रयत्नशील रहे, है ना। अगर आप किसी का मतलब नहीं भी समझे ना तो कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन बन जाएगा आपका। कहते हैं कि तदंतरम, है ना, तदंतरम मतलब उनके बाद, तस्य सपुत्री ही मतलब उसकी पुत्री इंदिरा गांधी भारतस्य प्रधानमंत्री पदम अलंकृतवती ही। कहते हैं कि उसके बाद उसकी जो पुत्री इंदिरा गांधी थी उन्होंने प्रधानमंत्री का पद संभाला। आपको पता है कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी बनी थी। आइए, तो ये आपने पूरा गद्यांश पढ़ लिया यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। अगर समझ में नहीं भी आया आपको पढ़ते समय कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन पढ़िए, आपको सब समझ में आएगा। क्वेश्चन में आपको एक वाक्य, है ना, एक शब्द में उत्तर देना है। पहला पढ़ो क्या लिखा है। कह मतलब कौन, भारतस्य मतलब भारत, योग्य मतलब योग्य, भारत के योग्य, प्रधानमंत्री आश्रित। भारत के योग्य प्रधानमंत्री कौन थे? अगर आपको पढ़ने में नहीं आया, मैं जब बचपन में पढ़ता था तो मैं बस ये देखता था, यहाँ लिखा है ना योग्य प्रधानमंत्री, योग्य, इसको खोजो ऊपर में कहाँ पर लिखा है, कहाँ लिखा है। आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेंगे योग्य प्रधानमंत्री। योग्य प्रधानमंत्री कहते हैं कि सह भारतस्य योग्य प्रधानमंत्री, सह मतलब वह, इतना तो थोड़ा बहुत मालूम हो ना। तो ये बताइए किसके बारे में कहा जा रहा है कि योग्य प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। आपको एक, है ना, आपको एक शब्द में लिखना है, ध्यान दीजिए, एक पद में उत्तर देना है। तो लिखना है बस लिखना है आपको जवाहरलाल नेहरू, बस नेहरू। सर दो हो गया, नहीं किसी का नाम है तो आप लेना, कम से कम नाम तो पूरा लिखोगे। यस, पंडित जवाहर, है ना, जवाहरलाल नेहरू लिख सकते हैं या फिर जवाहरलाल, है ना, सिर्फ जवाहरलाल लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगला आता है कि श्री नेहरू पुत्र की नाम आसित, यानी उसकी जो पुत्रिया थी, उसकी जो पुत्री थी उसका क्या नाम था। बस एक ही लिखना है, पूरा नहीं उतारना है। बहुत सारे बच्चे देखते हैं गद्यांश में प्रश्नों को उतारते हैं, ये सबसे गलत तरीका है। प्रश्नों को गद्यांश में नहीं उतारना है, सबसे पहली बात है, प्रश्न को नहीं उतारना है। आपको सिर्फ उत्तर देना है कि हम पढ़ रहे हैं क्या, कैसे उत्तर दें गुरुजी। एक का हम लोग जैसे ख दे रहे हैं तो कैसे देंगे, तो उत्तर देने का तरीका देखो। ऊपर लिखना है ब, सबसे ऊपर में तो गद्यांश लिखेंगे, सबसे ऊपर जब बनाएंगे तो गद्यांश, फिर यहाँ लिखेंगे ब, सॉरी क्या लिखेंगे, ब, और ब के बाद लिखेंगे हम लोग बना रहे हैं अथवा, अथवा के बाद लिखेंगे एक नंबर, एक नंबर का एक का बना रहे हैं रोमन ख, और यहाँ लिखेंगे उत्तर, उत्तर लिखेंगे इंदिरा गांधी। क्या लिखेंगे, इंदिरा गांधी हमारा आंसर होगा यहाँ दूसरे का, पहले का जवाहरलाल नेहरू हो गया। आराम से आप उत्तर ला सकते हैं, ठीक है। चलो, तो यहाँ से आपके एक नंबर 2 नंबर मुझे मिल गए। यस सर, अब बनाइए ना सर इसको, कितना है ना हार्ड है रे, कोई हार्ड नहीं है। कहते हैं पूर्ण वाक्य न उत्तर, पूरे वाक्य में उत्तर दीजिए। कहते हैं श्री नेहरू कथ्यम की, श्री नेहरू किमर्थम प्रयत्नशील अभवत, किसके लिए उन्होंने प्रयत्नशील रहा। प्रयत्नशील वर्ड को खोजना है आपको, प्रयत्नशील वाला वर्ड खोजना है, प्रयत्नशील वाला खोजिए। यहाँ पर प्रयत्नशील कहाँ है गुरुजी, यहाँ देखिए प्रयत्नशील अभवत लिखा है। पूरा वाक्य लिखना है तो यहाँ से लिखना है सह भारतम उन्नति पंथम प्राप्त्यतु सदा प्रयत्नशील अभवत, पूरा वाक्य लिखना है। बस ये वाक्य खोजना है कहाँ से है, आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। बस इसको देखकर यहाँ पर लिख देना है, हो गया है कि नहीं। उसी वर्ड को यहाँ पर बस लिख देना है। अब लास्ट क्वेश्चन है कि कह मतलब कौन, स्वतंत्रता प्राप्तेन महानतम प्रयत्न अकरोत। आपको बस ये खोजना है कि प्रयत्नम अकरोत कहाँ पर है, ये वाला खोजिए, प्रयत्नम अकरोत कहीं पर तो होगा सर, प्रयत्नम अकरोत, प्रयत्नम अकरोत, प्रयत्नम अकरोत, प्रयत्नम अकरोत, देखो मिल गया ना, देखो यहाँ लिखा है प्रयत्नम अकरोत, मिला। तो आपको यहाँ से यहाँ लिखना है क्या कि यह मतलब कि, है ना, यह
यह यावजिनम पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्ते पाश्चात्य रक्षणे महान अकरोति, मतलब यह के जगह में सिर्फ उसका नाम बैठा दीजिएगा कि जवाहरलाल नेहरू यावजीवनम, मतलब अपने जीवन में पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्तेन पाश्चात्य रक्षणे महानतम प्रयत्नम अकरोत्। हो गया, बस आपको पूरा वाक्य लिखना है लेकिन, ठीक है ना। यहाँ पर आपको दूसरे नंबर में पूरा वाक्य लिखना है। तो देखो मुझे 2 मिलेंगे और पूरे मुझे 2 मिलेंगे, तो 2 मुझे मिल गया यहाँ 4 और ऊपर यहाँ मिल गया कितना बताओ 2, 4 2 6 और ऊपर मिले थे 7। तो मुझे 13 में से 13 नंबर मिलेगा, कोई एक नंबर नहीं काट सकता है। और आपके एग्जाम में भी 13 में से 13 कैसे आएगा सर 95 नंबर बताइए। देखिए बच्चों 95 नंबर लाने के लिए आप थोड़ा सा एक्टिव रहना। ऑब्जेक्टिव आपका आ जाएगा 50, गद्यांश आपका आ जाएगा 13, गद्यांश आ जाएगा आपका 13, अनुच्छेद जो है आपका अनुच्छेद 7 में से 6 आ जाएगा। ठीक है, आपको क्या बनाना है ना, बुक का प्रश्न उत्तर मैंने एक वीडियो बनाया, उससे बाहर एक को क्वेश्चन नहीं जाएगा। प्रश्न उत्तर में आपको मिलेंगे 16 में से मान लो 14 नंबर, ठीक है ना। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आपका 2 चीज़ बचा, एक बचा आपका पत्र लेखन और दूसरा आपका क्या बचा, अनुच्छेद हम पढ़ा दिए 8 में से एगो रहेगा। एक बचा पत्र लेखन और दूसरा क्या है अनुवाद। अनुवाद हम करवा देंगे, आपको 6 में से 5 कम से कम सही बनाना है। पत्र लेखन 8 में से आपको कम से कम 6 नंबर मिलेंगे। जोड़ के देख लीजिए 50 और 13 कितना होता है 63 होता है, 63 और 6 69 होता है, 69 और 14 83 होता है, 83 और यहाँ से जोड़ लिए 11, 83 + 11 94 आ गया है ना। तो बस आपको यहाँ नंबर है, क्योंकि रिजल्ट बनता है हर विषय को जोड़ने से, सिर्फ मैथ हिंदी से नहीं, ठीक है ना। पूरा ऑल सब्जेक्ट में आपको पकड़ बनाना है। तो बताइए, अब आपको एक वीडियो मिलेगी जिसमें हम आपको ये बताएंगे कि कौन कौन से अनुवाद आपको पढ़ने चाहिए। उसके बाद एक वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पत्र लेखन, खेल खत्म हो गया संस्कृत का, ठीक है ना। उस तरह से हिंदी करवा देंगे। बाकी प्यारे बच्चों आपके जो बच्चे हैं, देखो मैथ्स आपका बहुत बढ़िया क्लासेस हो रही है ना, साइंस वगैरह बहुत बढ़िया, आप टेंशन मतलब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो भी होंगे मैं फटाफट बना करके डाल दूंगा। बस आप वीडियो को देखो, हर वीडियो को देखो, है ना, क्योंकि बच्चों आप पता ना कि लाइव ज़्यादा लेकर के आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, बस रिकॉर्डेड जो आपका काम हो जाए, ठीक है। लवी बच्चों आपको ये क्लास कैसा लगा आप मुझे कमेंट करना, और जाकर के घर में कम से कम 3 से 4 गद्यांश आज आप खुद से बनाओगे, मुझसे वादा करो गुरुजी मैं बनाऊंगा खुद से। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको बहुत फ़ायदा मिले इस चैनल से, और इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। लव यू प्यारे बच्चों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग 3-4 गद्यांश को जरूर घर पर बनाओगे, और आपके एग्जाम में जिस दिन आप एग्जाम हॉल में जाओगे ना तो मुझे याद करना है, और 13/13 नंबर बच्चों आपको लेकर आना है गद्यांश से, ठीक है। अगर लेकर के आ गए तो मैं समझूंगा मेरी ये मेहनत बच्चों सफल हो गई, नहीं तो मैं समझूंगा आपने पढ़ के बस छोड़ दिया, ठीक है। लव यू बच्चों, नीचे कमेंट करना कि आप 13/13 लाओगे, यस और नो, ठीक है। धन्यवाद जी।